हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय RS मैम। मैं थोड़ा सा यहाँ वक्त लेना चाहूँगी आपका एंड आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियोस। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपके लाइक, कमेंट एंड शेयर से। थैंक यू। आज का टॉपिक एक जनरल टॉपिक है। ये टॉपिक उन सभी व्यूअर्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो या नहीं तो खुद पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आप पेरेंट हो, आप टेक केयर कर रहे हो बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है, स्टडी केयर कर रहे हो उनका, या फिर आप कोई एजुकेटर हो, आप बड़े भाई बहन हो, आप किन्हीं को इंस्पायर करना चाहते हैं, आप उनको बताना चाहते हैं कि भाई आप कोई एक टॉपिक पढ़ना है, किस तरह से पढ़ो। कई बार बच्चों की ये समस्या आती है कि मुझे टॉपिक समझ में आ जाता है, मैं बुक से भी पढ़ाई कर लेता हूँ, मैं नोट्स पढ़ लेती हूँ, बट क्वेश्चन जब आ जाता है तो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं बट कुछ के लगता है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर लूँगी, लेकिन आंसर मैच नहीं करता, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत फील करते हैं बच्चे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो बुक लेके पढ़ना तो शुरू करते हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं पढ़ना, लेकिन 2-4 लाइन पढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा फील होता है दिमाग में कुछ और चल रहा है, बुक के वही लाइन उसी पेज में हम बार बार वहीं अटके पड़े हैं। तो इस तरह की अगर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो अगर बच्चे आपके साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरा पढ़ाई इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है, तो उसको इफ़ेक्टिव करने के लिए आज मैं कुछ मूल मंत्र के साथ कुछ 7 मंत्रास में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है कि कैसे आप स्टडी करना केमिस्ट्री का इस पार्ट को इफ़ेक्टिव कर सकते हो। आउटपुट जो आप लेके आते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो आंसर मैच नहीं करता, उस आउटपुट को आप अच्छा कर सकते हो, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो। आप जिस भी लेवल पर हो उससे आप हायर लेवल की तरह धीरे 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 आगे की तरफ कैसे बढ़ें। ओके, तो इसे देखो मैंने यहाँ पर 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है पढ़ाई कैसे करें, केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ जो डिफाइन कर रखा है, ये जो 2 पार्ट हैं, फर्स्ट 2 पार्ट ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट में अप्रोच डिफरेंट होता है। केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, इसके लिए अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है। आप जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हो वैसे इस सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। खासकर केमिस्ट्री की बात हो रही है तो केमिस्ट्री को किस तरह पढ़ा जाए, इसको कैसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, डिफरेंट पार्ट्स को जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाए तो हम सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, तो पहला पार्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड है, विच इज़ अप्रोच एंड बेसिक कंसेप्ट्स। इनका आइडिया होना ज़रूरी होता है। बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के कोई सा भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, बेसिक कंसेप्ट आपको है तो उसके वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। आप समझ पाओगे कि भाई बुक में अगर एक लाइन लिखा है तो उस लाइन का मीनिंग इन केमिस्ट्री क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। बात समझे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मंथन नहीं करना है लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। भाई कई बार हम खुद के लिए इतने क्रिटिकल हो जाते हैं अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में। स्ट्रेंथ तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीकनेसेस पे कई बार इतनी झड़ी लग जाती है वीकनेसेस की कि अब तो लगता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट किया था, कॉन्फिडेंस पे पहुँच जाते हैं। बात समझ आई। तो वीकनेसेस में क्या, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड बहुत बेसिक पॉइंट होता है। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो किसी टॉपिक को पढ़ना तो उस टॉपिक में आप क्या कर पा रहे हो, आपका क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस क्या हैं, आप नोट्स बना पा रहे हो या नहीं, बुक रीडिंग अगर आप कर रहे हो वो कितना इफेक्टिव है, कितने पेजेस आप पढ़ पा रहे हो कितने टाइम में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम बाउंड स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, आप अगर पढ़ाई कर ले रहे हो, फर्स्ट 3 पॉइंट आपके क्लियर भी हैं,
लेकिन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो आप जब तक पढ़ाई करोगे तब तक आपको आउटपुट नज़र आएगा। आफ्टर सम टाइम अगेन 2-3 मंथ्स बाद आप अगर बैक किसी टॉपिक में आते हो तो कई बार ऐसा होता है कि लिंक ब्रेक सा फील होता है। ठीक है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ये ऐसा पॉइंट है ना, कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, इट इज़ रिक्वायर्ड। और एक बार अगर आप इस पर काम कर लेते हो ना तो धीरे धीरे आपको वो महारत हासिल हो जाती है उस टॉपिक में कि भाई वो अगर आपको किसी छोटे भाई बहन को या जूनियर को बताना हो तो आप आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे कि भाई ये चीज़ है क्या। और जब आपको इतनी समझ आ जाएगी कि भाई वो टॉपिक क्या है तो धीरे धीरे उसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने ही लगेंगे, आपकी चीज़ें कन्वर्ट होने लगेंगी आउटपुट में, जो कि हमारे लिए है मार्क्स, है ना। कि भाई कोई एक अगर आप एग्ज़ाम है तो उसमें आप कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो वहाँ से, ठीक है, आप किस रैंक में पहुँच रहे हो, आप किस जगह पहुँच रहे हो। अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इसमें आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, रिसर्च करना चाह रहे हो, तो आपको जल्दी वो क्लैरिटी मिलेगा, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन आपको धीरे धीरे मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इज थॉरो बुक रीडिंग। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि हमें नोट्स भी बने बनाए मिल जा रहे हैं, वहाँ से हमारा स्कूल का काम हो जा रहा है, या फिर थियोरेटिकल चीज़ें हमें वहाँ से मिल पा रही है। लेकिन कोई सा बुक, टेक्स्ट बुक आपको रीड करना इट इज़ मस्ट, ओके, क्योंकि इस चीज़ से सब्जेक्ट की समझ, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग समझ आती है। बात समझे? तो कोई सा एक बुक रखना एटलीस्ट, अगर आप मल्टीपल बुक पढ़ रहे हो इट इज़ वेरी गुड। बुक रीडिंग ऐसा चीज़ है कि भाई आप जैसे जैसे धीरे धीरे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ोगे, ये आपको खुद से ही करना होता है एंड उसका स्टार्ट पहले से हो जाना चाहिए। ठीक है, आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, या अब 11th-12th में हो, तो आप स्टार्ट अभी भी कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट जब से करोगे तभी से आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ोगे। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप कोई एक बुक एटलीस्ट ज़रूर रखना जिसको कि कंप्लीटली आप पढ़ रखे हो, कि भाई कभी भी आप अपने आप से ईमानदारी से पूछो तो बिल्कुल कह सको कि हाँ भाई एक एक पेज इसका मैंने एटलीस्ट एक बार तो पढ़ा ही है। जब आप बुक रीडिंग स्टार्ट करते हो, टॉपिक को पढ़ते हो, उसी चैप्टर को, उसी पेज को अगर फिर कुछ दिन बाद पढ़ोगे, फिर आपकी कुछ और अंडरस्टैंडिंग होगी उसी सेम लाइन से। बात समझे? दिस इज़ द मैजिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप थोड़ा बुक रीडिंग करते हो। ओके, नेक्स्ट, जब आप बुक रीडिंग करते हो, ये सारा काम कर रहे हो, नोट्स आपका प्रिपेयर खुद ब खुद होने लगेगा। बहुत सारे बच्चे अपना नोट खुद प्रिपेयर करते हैं। कई बार होता है कि कहीं से हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टीचर का हेल्प है, कहीं ना कहीं से उन्हें हेल्प मिल रहा होता है। बट आप जब थॉरो बुक रीडिंग करते हो एंड इतने सारे काम अगर आप सोच रखे हो, कर रखे हो, तो फिर ये आपका खुद ब खुद होने लगता है। ठीक है, और प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और कई बार ऐसा होता है प्रैक्टिस करने में कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आता, कहाँ क्या भूल हो गई है, आंसर नहीं मैच कर रहा है, आंसर नहीं आ रहा है इसका। तो अब वहाँ से ऐसा फील आता है कि भाई मैंने पढ़ाई तो कर लिया है लेकिन शायद कुछ पार्ट मिसिंग है, मेरे से इसका आंसर नहीं हो पा रहा है, ये मैं करेक्ट जगह नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो वहाँ आपको रिक्वायरमेंट होगी डाउट डिस्कशन की। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हों उसको डिस्कस ज़रूर करें, उसका एक पाइल ना बनाएं, हीप ना बनाएं कि भाई एक बार मेरे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे 10 दिन में या 15 दिन में, उसके बाद फिर जाके मैं इन सबको एक साथ पूछा करूँगा या पूछा करूँगी, ऐसा ना करें। ओके, ठीक है। डाउट डिस्कशन के लिए अगर आपके पास कोई हेल्प है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक हेल्प आपके सामने है, आप कभी भी अपने डाउट्स मेल पर भेज सकते हो। दिस इज द ईमेल आईडी rsmaam chemistry chemistry@gmail.com। इस पर आप अपना क्वेश्चन लिख के भेज दे। ट्राई करें ओरिजिनल सोर्स, अगर आपके बुक का कोई क्वेश्चन हो, बुक का सिर्फ वो क्वेश्चन आप अच्छे से उसका फोटो ले लें एंड जस्ट क्लियर होना चाहिए, फोटो शुड बी क्लियर, वो फोटो आप अटैच कर दें मेल पे। ठीक है, अगर आपने कुछ अटेम्प्टेड सॉल्यूशन भी भेजा है
तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अटेम्प्टेड सॉल्यूशन के साथ अगर भेजेंगे तो आपकी क्या मिस्टेक है उसके साथ आपको सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों, सारे काम आपको करने हैं एंड आप अच्छे से अगर करोगे तो बिल्कुल आपका जो भी गोल हो उसमें आप अचीव करोगे ही करोगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पर भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हो, लेकिन उसके साथ आप अपना नाम, फ़ोन नंबर, आप किस जगह से भेज रहे हो ये ज़रूर मेंशन करना, प्लस व्हाट्सएप के डाउट में आप अपना अटेम्प्टेड सॉल्यूशन ज़रूर से अटैच करें। ओके, अब थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बातें। अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट बहुत कॉमन सा चीज़ है, सबको पता होता है कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। जिसमें से फिजिकल केमिस्ट्री में मैथमेटिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि हमारा मैथ्स थोड़ा वीक है, कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, इसलिए ये पार्ट नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, केमिस्ट्री में हमें बहुत एडवांस लेवल ऑफ मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे कोई सा भी डेरिवेशन हो, कोई सा भी कैलकुलेशन हो, बेसिक मैथ्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, बेसिक मैथ्स उतना आपको, आप सबको टिल 10th टिल 11 12th में जब आप आते हो तो फिजिक्स में अगर कुछ वैसा मैथमेटिकल है भी कि भाई अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है प्रॉपर, तो बेसिक मैथ्स एक खुद का चैप्टर है फिजिक्स में, राइट। उतनी ही मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारे केमिस्ट्री में। साइंस के लिए वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वो फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ाई हो जाता है, वो आप सबके टेक्स्ट बुक में है। तो इसलिए कभी घबराना नहीं कि मैथ्स की वजह से मेरा ये पार्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड जब आप फिजिकल पार्ट कर रहे हो। ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बोथ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपका मैथमेटिकल अप्रोच है तो कई बार बच्चे थ्योरी से रिफ्रेन करते हैं, मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, मुझे फॉर्मूला पता है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। आप आंसर कर भी लोगे, लेकिन जब अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो कई बार थ्योरी इज रिक्वायर्ड। उस क्वेश्चन को समझने के लिए थ्योरी की ज़रूरत होती है कि भाई इस लाइन से क्या इन्फर किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। बात समझ आई? तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट ऐसा पार्ट है कि भाई वो चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, बिकॉज रिक्वायरमेंट होती है उसकी, हर एक चैप्टर में वो जाके यूज होता है। कोई एक रिएक्शन है, हो सकता है चैप्टर आपने 3 में पढ़ा हो, सेम रिएक्शन अगेन प्रॉपर्टी में रिएक्शन कैसा हो रहा है उसके टाइप में चैप्टर 7 में भी आपको मिल रहा हो, सेम रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रिवीजन इज मस्ट। आपने पहला जो भी जहां से भी ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है, हमेशा ध्यान रखना रिवीजन स्टार्टिंग से करना। रिवीजन मतलब रटना नहीं होता बच्चों। आपने जो भी नोट्स बना रखा है, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, नोट्स अपना ज़रूर बनाना, क्योंकि पूरा बुक रीडिंग आप हर बार नहीं कर सकते हो। शॉर्ट नोट अगर आप बना सकते हो, शॉर्ट नोट पर मैं अगेन एक वीडियो डालूंगी कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। ठीक है, और अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो कि मेरी ये परेशानी आ रही है, मैं इस परेशानी से कैसे पार पाऊँ, तो आप कमेंट में मुझे वो परेशानी बताएं अपनी। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दुविधा है, मैं ट्राई करूंगी कि उसको पूरा विद इन 24 आवर्स उसके कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊं। ठीक है, आप पर्सनल अगर आपका कुछ क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको आपके हिसाब का, आपका क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके हिसाब का सोल्यूशन आपको मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिन पर अगर आप वर्कआउट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंटली, उस पर डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रॉम द स्टार्ट आपको क्या करना है, रीड करते रहना है फ्रॉम द स्टार्ट। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही आप 7 दिन आप ये काम कर रहे हो, पहला पेज अपने आप ही आपको याद होने लगेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है, जितने बार आप उसको स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो वो इंक्रीज करना है। पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ो कि भाई आपने क्या क्या अंडरलाइन कर रखा है, पहले वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो, उसके बाद उसके अंदर की क्या चीज़ें हैं वो, दिस इज द वे टू रिवाइज। ओके, नेक्स्ट आईओसी में आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
एक रिक्वायरमेंट होता है, जैसे होता है ना अगर आप एक नेकलेस की बात करो तो नेकलेस में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बीड्स होते हैं। मोती के माले की अगर आप बात करो तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोती, या आप मन का कहो तो वो गुथा हुआ होता है, राइट। उसको एक रस्सी में बांधा जाता है तब जाके वो एक साथ रहता है। यहीं अगर आप उस रस्सी को हटा लो तो सारे जो बीड्स हैं वो इतने अलग होते हैं, मोती के दाने इतने अलग होते हैं कि उसको अगर आपने अलग से रखा है, एक एक करके अगर इधर उधर मिस हो रहा है तो विद इन सम डेज वो अपने आप इधर से उधर हो जाएगा, राइट। जबकि वही चीज़ अगर आप एक धागे में बांध के रखोगे तो सारे पॉइंट्स, सारे बीड्स, सारे मोती के जो अलग अलग कण हैं वो सारे क्या होंगे, आपके धागे के साथ पिरोए हुए रहेंगे। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। केमिस्ट्री में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आपके टेक्स्ट बुक में जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, जो भी रिएक्शन गिवन है, वो किसी के मन से नहीं आया हुआ है। वो किसी न किसी ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, लैब में करके देखा है, वो होता है, ठीक है। केमिस्ट्री के रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शंस तो आप देख सकते हो लेकिन सारे रिएक्शन आप उतने एक्वेंटेड नहीं हो। इट इज़ नॉट लाइक, जैसे कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि भाई आप एक कार में बैठे हो एंड आप किसी स्पीड से चल रहे हो, वो कार एक्सेलरेट हो रहा है, ये सारी फीलिंग आपको आ रही होगी क्योंकि आपको पता है आप उस प्रोसेस में बैठे हो। लेकिन केमिस्ट्री लैब हमारे घर में नहीं होता, हम इतने एक्वेंटेड नहीं होते, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड होती हैं, थोड़ा केयर का रिक्वायरमेंट होता है, अदरवाइज इट इज़ हैज़ार्डस टू अस। तो सारे स्टूडेंट को नहीं एक्सपोज किया जा सकता एक लेवल तक, बात समझे। तो दैट इज़ वाई एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड कि भाई जो भी चीज़ें गिवन है वो पहले कभी ना कभी किसी ना किसी ने देखा है। एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते आप। H2 + Cl2 अगर HCl बना रहा है तो N2 + H2 भी यही बनाएगा, नहीं कह सकते, ठीक है। किसी ने देखा है ये क्या बनता है तभी वो आपके बुक में है, ठीक है। कई बार यही बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो अब कैसे मैं करूं, ठीक है। तो उसके लिए चीज़ें हैं। जब आप इस बेसिक कंसेप्ट में आओगे तो अभी मैं बताऊंगी इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत पहले से क्लास 8-9 से स्टार्ट हो जाता है ये। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, क्योंकि ये सारे टर्म कभी भी आपके बुक में यूज़ होगा, ठीक है। अब उसको क्या करना है कि भाई इस चैप्टर को पहले आप थोड़ा पढ़ लो, एक आइडिया रखो, एंड बुक रीडिंग जब भी करो कहीं फंसो, भाई ये टर्म नहीं समझ में आ रहा, ये लाइन नहीं समझ में आ रहा, ये पूरा पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेके, फ़ोटो लेके आप भेज सकते हो कि इसका मीनिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है। NCERT जब भी पढ़ना तो बच्चों एक एक लाइन का कई बार मीनिंग नहीं क्लियर होता है, पूरा पैराग्राफ ज़रूर पढ़ना, थोड़ा पेशेंस रखना, फिर आप उसको 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ाई करना, ट्राई करना खुद से समझने का। नहीं समझ में आए या डायलेमा रह जाए कि क्या यही इसका मीनिंग है, तो आपके लिए हेल्प तो यहाँ है ही अवेलेबल। ऑल राइट, तो अब बेसिक कंसेप्ट्स की हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। मोल कंसेप्ट, कहीं पर भी ये टर्म, बहुत सारे क्वेश्चन में टर्म मोल यूज हो जाएगा क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से ही तो डिनोट करते हैं यहाँ पर, राइट। तो इसलिए ये सब बहुत बेसिक पार्ट है। उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री क्या है, चीज़ों को, साइंस का पार्ट है। साइंस बच्चों क्या होता है, एयर हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर्स से होंगे, जब से अर्थ होगा तब से उसका फॉर्मेशन हो चुका होगा, जब एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया होगा तब से एयर प्रेजेंट होगा, है ना। अभी के टाइम से अगर बात करो तो एटलीस्ट 5000 साल पहले तो भाई बिल्कुल यही एयर प्रेजेंट होगा, कंपोजिशन यही रहा होगा। थोड़ा बहुत जो भी फ्लक्चुएशन आया हो, बट लास्ट 2000 से तो यही रहा होगा, ठीक है। लास्ट 2500 साल पहले से तो यही रहा होगा। लेकिन साइंस 2500 पुराना हमारा नहीं है जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में है।
बात समझ रहे हो? 2000 को हटा के आप थोड़ा टाइम को थोड़ा और इंक्रीज कर लो, 4000 ईयर्स अगर आप ले लो तो भाई उतना पुराना नहीं है हमारा साइंस। बात समझ आई? ठीक है, तो साइंस क्या है, एयर पहले से ही था, बट अब हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, हम अब अपने टॉपिक में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 500 साल पहले, 600 साल पहले कुछ लोगों ने साइंस में इतना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इतना अपना टाइम एंड एनर्जी दिया, पूरा पूरा जीवन लगाया है कुछ लोगों ने बिल्कुल एक कंसेप्ट को समझने के लिए, एक रिएक्शन के लिए, बेंजीन का मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा इसके लिए, मतलब किसी ने अपने सालों साल गवाए हैं। ठीक है, लेकिन उसका आउटपुट क्या है, आज हम लोग इतने आराम से विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग थिंग हम उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारे बुकलेट में जो हो दैट मीन्स वो होता है, वो है, एक्स्ट्रापोलेट हमें नहीं करना है। बात समझे कि x + y = 3 तो x + y = नेक्स्ट हम कोई भी टर्म अगर रखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में कहीं ना कहीं होगा ही होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पर नहीं कर सकते बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं इस आत्मचिंतन पर, सेल्फ रिफ्लेक्शन पर। इसमें देखो यहाँ पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 पॉइंट है। एक तो है आपका स्ट्रेंथ, दूसरा है वीकनेसेस। इस पर ना एक बार थोड़ा ज़रूर सोचना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक, इनफैक्ट एवरी पर्सन इज़ यूनिक। हर एक इंसान यूनिक होता है अपने आप में, सब अपने साथ कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ, कुछ ना कुछ वीकनेसेस के साथ होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ जो भी हो वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर हमेशा रहना चाहिए एंड उसको आप और इन्हांस इम्प्रूव जो कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। प्लस ये आपका कंफर्ट जोन होता है, आप अपने स्ट्रेंथ पे रहना प्रेफर करते हो। व्हाट इज़ अनकंफर्टेबल? वीकनेसेस जो हमें उतना पसंद नहीं है, नोट्स बनाना उतना पसंद नहीं है, पढ़ तो लेता हूँ भाई लिखेगा कौन, ये अभी उतना पसंद नहीं है, तो वो सारे को आप क्या करोगे, जो भी आप अनकंफर्टेबल हो सब्जेक्ट से रिलेटेड उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रखोगे। वीकनेसेस पे क्या करना है, बहुत ज़्यादा उस पर मंथन नहीं करना है। एक बार जस्ट आपने सोच लिया है कि हाँ मेरे ये पॉइंट्स है, उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा और नहीं सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट इज वीकनेसेस आपके जो भी है ना, उस पर प्लान आउट करना है कि कैसे आप उसको धीरे धीरे ओवरकम करो। ओके, दिस इज द वे। अगर आप पढ़ लेते हो, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, आप प्रॉपर नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पाते हो फॉर सम रीज़न, तो अब आपको स्टार्ट करना है धीरे धीरे कि ठीक है अभी मैं टॉपिक ही लिखूं, मेन डेफिनेशन ही लिखूं, लेकिन ये मैं अब धीरे धीरे इंक्लूड करूंगा या इंक्लूड करूंगी। ओके, दिस इज़ द वे टू स्टार्ट। आपके जो भी पॉइंट्स हों उस पर आप खुद से थोड़ा ट्राई करना। ये हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प आप पेरेंट्स से भी ले सकते हो, दे आर वेरी गुड इन दिस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आपको बचपन से वो जान रहे होते हैं तो वो आपको अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला हेल्प आपको सेल्फ हेल्प ही लेना चाहिए, खुद से आप ट्राई करो, उसके बाद आप नेक्स्ट हेल्प के लिए रीच आउट करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आती है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। इसमें मैं एक पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगी। टाइम टेबल का क्या होता है बच्चों, टाइम टेबल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, लेकिन उसकी एक दिक्कत क्या होती है, टाइम टेबल बच्चे बना तो लेते हैं, एजुकेटर आपके पेरेंट बना तो देते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता। और हम मान के रखते हैं कि भाई टाइम टेबल का अगर 50-60% हो रहा है तो भाई हमारा इफेक्टिवनेस है, दिस इज अ पार्ट। ठीक है, लेकिन उस पर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, आप जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आज से अगर आप टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर रहे हो, अपना स्टडी केयर स्टार्ट कर रहे हो। स्टडी केयर क्या होता है, ये एक मैं नया टर्म इंट्रोड्यूस करती हूँ, ये नया टर्म यूज़ करती हूँ, बिकॉज जैसे हम स्किन केयर करते हैं ना अपना, एवरीबडी डज इट नाउ डेज। ओके, भले ही वो 2 मिनट हो 3 मिनट हो, ठीक है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। बहुत कम टाइम के हिसाब से देखो तो 24 आवर्स के रेस्पेक्ट में बहुत कम टाइम आप देते हो, लेकिन इट इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। बात समझ आई? स्टडी केयर आप कैसे कर सकते हो, अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो, यूज़ कर रहे हो, गुड, वेरी गुड, आप उसको कंटिन्यू करो।
आपके बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे वीकनेसेस अपने आप ही कम होंगे। आपका मोस्ट ऑफ द पॉइंट क्या हो रहा होगा, फिर मेरे से क्वेश्चन में दिक्कत आती है, क्वेश्चन में मैं अटक जाता हूँ कई बार, उसमें मेरा टाइम ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन सेंड करो, आपको आंसर मिलेगा, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप तक पहुँचेगा, ओके। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि टाइम टेबल तो भाई बना तो लिया लेकिन वो फॉलो ही नहीं होता है, तो पहला 2-3 दिन तो शुरू किया, उसके बाद जब उसका काम ही नहीं है तो वो रखा रहता है अपने नोटबुक में, ठीक है। तो आप ऐसा करना कि एक पेज ले लेना, ठीक है, और स्टार्ट करने के लिए आप जिस भी टाइम पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना पढ़ाई एज यूजुअल करो। आप 2 घंटे कर रहे हो, 2.5 घंटे कर रहे हो, उसमें आप होमवर्क कर रहे हो, 2-3 पार्ट, जैसे होता है ना कि भाई 2.5 घंटे में ही मैंने 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ लिए, एक ही सब्जेक्ट का 2 अलग अलग काम कर लिया, आज होमवर्क ज़्यादा था, एक ही सब्जेक्ट में टाइम दिया, इट्स ओके, ऑल राइट। आपने जो भी पढ़ा है उसको आप कहीं लिख लो, जस्ट आपने कितनी देर पढ़ा, क्या पढ़ा, क्वेश्चन किया है या फिर कोई टॉपिक आपने पढ़ाई किया है, वो लिख लो। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम अगर लिख सको वो लिख लो, या ऑलमोस्ट में स्टार्टिंग में लिख लो कि आपने कितने घंटे पढ़े हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टार्ट, ऑल राइट। तो इस तरह से आप अपने स्टडी केयर को ज़रूर करना। एक सादा पेज ले लो, कोई नोटबुक अगर अलग कर सकते हो उस नोटबुक में लिख लो, ये आप पर्सनल भी रख सकते हो। दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर यू, है ना। स्टडी केयर ये ज़रूर करना चाहिए आपको, ठीक है। इससे 2 फायदा होता है। एक तो ये कि जैसे जैसे आप इसको करते रहोगे, इट्स लाइक कि आप अपना जो पढ़ाई की जैसे कर रहे हो, वॉट एवर टाइम यू आर गिविंग टू स्टडी, वो टाइम उतना ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। 1 मिनट ऐड हो जाएगा, क्या पढ़ा है वो एक जगह कहीं लिख लिया, ठीक है। कई बार ना 1-2 लाइन में ये काम हो जाता है। तो एक पेज अगर आपने लिखा है, उस पेज को अच्छे से रख लो। नोटबुक बना सको तो नोटबुक बना लेना और उसमें इंक्लूड कर लेना, ओके। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, जैसे 10 दिन आपने ये काम कर लिया है, तो आपको अच्छा फील होगा कि मुझे ये सारी चीज़ें अब पता है। बात समझे। फील गुड होना इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी, ठीक है। हमेशा अपना हेल्थ का ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी पियो, खाना अच्छे से खाओ, ओके। क्योंकि पढ़ाई करने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों। ये आप किसी को दिखा नहीं सकते कि आप एक ईंट उठा के यहाँ से वहाँ रख रहे हो, देखो मैंने इतने सारे ईंट रख दिए, नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस पर देखो बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप इतना काम कर रहे हो तो अब नेक्स्ट आपका यही है कि आप जब ये पढ़ाई करोगे ना, नोट्स से करो या फिर जहाँ से भी आप समझ रहे हो, वीडियोज़ से आप समझ रहे हो, वहाँ से करो। आप जहाँ से भी हेल्प ले रहे हो वो हेल्प लो। साथ में एक बुक ज़रूर रखना, बुक ज़रूर रखना और उसका थॉरो रीडिंग ज़रूर करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर नोट्स। नोट्स बनाना स्टार्ट करो और उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। पहले से बनाते हो, अच्छे से बनाना, नोट्स बनाना अच्छे से। डिफरेंट पेन यूज़ करना है, कर लो, क्योंकि जितना अच्छा आपका नोट्स होगा ना, रिवीजन करने का मन उतना ही ज़्यादा आपका होगा, उतने ही अच्छे से, उतने ही बार आप रिवीजन करोगे। इनफैक्ट खुद का नोट्स देख के भी आपको अच्छा फील होगा कि वाओ, दिस इज़ व्हाट आई हैव क्रिएटेड, राइट। लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। और उतने ही ज़्यादा आपके हो सकता है डाउट्स भी आएँ, बट डाउट्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लियर देम एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आऊँगी। थैंक यू।